नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हमने ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया था। अभी तक हमने इसके 2 भाग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने हमारा भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा इस प्रैक्टिस सेट का तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। आज हम भाग 3 को यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है आपका लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम ग्रामीण परिवेश के जो प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डिस्कस किया करते हैं डेली बेसिस पर। लगभग 25 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं डेली बेसिस पर, और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको 3 से लेकर 4 सेकंड तक का समय दिया जाता है। और वीडियो के लास्ट में आपको बताना होता है कमेंट बॉक्स में कि आपके द्वारा जो 25 प्रश्न आपके सामने दिए गए थे उनमें से आपके द्वारा कितने प्रश्न सही किए गए हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो पार्ट 3 है, सेट 3 है प्रैक्टिस सेट का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। योजनाओं से प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है यह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है आपका कब शुरू किया गया था। तो यह जो मिशन था आपका, इसको लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल सन 2005 को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। 12 अप्रैल सन 2005 को आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन था इसको शुरू किया गया था। तो यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी, आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो वर्ष 1999 से लेकर 2000 के दौरान जो है आपकी यह योजना शुरू की गई थी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 1 मीटर में कितना इंच होता है, आपसे पूछा गया यहाँ पे है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो 1 मीटर में कितना इंच होता है, तो 1 मीटर में आपका 39.4 इंच होता है लगभग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 39.4 इंच जो होता है आपका 1 मीटर में होता है। वहीं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में आपका 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये भी फिगर आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, चकबंदी किसे कहा जाता है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है चकबंदी हम किसे कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है यह। तो चकबंदी किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने तथा संचयित करने की प्रक्रिया को हम चकबंदी कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। चकबंदी में क्या होता है, मेनली मान लीजिए कोई किसान है, किसान है तो उसका जो खेत है, मान लीजिए एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है, एक खेत यहाँ पर है और एक खेत यहाँ पर है। तो ये जो खेत है उसके अलग अलग जगहों पर हैं। तो इन खेतों को जब एक ही जगहों पर मिलाकर कर दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं यह चकबंदी हो गई। तो आप इसे याद रखेंगे, खेतों को टुकड़ों में विभक्त होने से रोकने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम चकबंदी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियों, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को हम क्या कहते हैं। जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की जो कला होती है उसको हम कहते हैं मानचित्र कला। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मानचित्र कला, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कार्टोग्राफी, इसको कहा जाता है, मानचित्र कला इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु केंद्र सरकार के द्वारा स्व जलधारा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्व जलधारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर सन 2002 को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। और 25 दिसंबर सन 2002 को आपका स्व जलधारा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे
100% सही जवाब हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आदर्श सेवा ग्राम योजना की शुरुआत किस गांव से हुई थी। यहाँ पे गांव आपसे पूछा जा रहा है कि जो आदर्श सेवा ग्राम योजना थी यह किस गांव से प्रारंभ की गई थी। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आदर्श ग्राम जो आपकी योजना थी इसको शुरू किया गया था मद्रास में एक गांव था जिसका नाम था श्री सुंदरम गांव। इसी गांव से जो है आपका जो आदर्श सेवा ग्राम योजना थी इसको शुरू किया गया था, तथा आपकी यह जो योजना थी आदर्श सेवा ग्राम योजना इसको शुरू किया गया था 1903 ईस्वी में। तो ये वर्ष भी आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो श्री सुंदरम जो गांव था मद्रास का, यहीं से इसको शुरू किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। अगला प्रश्न है, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब दीजिए इसका आप। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम आपका वर्ष 1973 में प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 1973 में आपका सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, भूमि की पैमाइश यानी कि भूमि के नाप का विभाग कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि भूमि की का नाप कौन सा विभाग करता है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूमि की पैमाइश कौन सा विभाग करता है, तो राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्व विभाग। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको बताना है कि भारत में जो पशु कल्याण बोर्ड है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चेन्नई में आपको मिलेगा भारत में पशु कल्याण बोर्ड का हेडक्वार्टर, हेड मुख्यालय। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं, आपसे पूछा। वर्तमान में एकदम एग्जैक्ट फिगर, एकदम सटीक आंकड़ा आपको बताना है कि वर्तमान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये डेटा आपका लिया गया है ग्राम और जो विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी से यह डेटा कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल ग्राम जिला पंचायतों की संख्या है उत्तर प्रदेश में 75 है, क्षेत्र पंचायत हैं आपके 826, और यहाँ पे आपका जो ग्राम पंचायतें हैं टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या है 58,189। तो ये डेटा आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, यहाँ पे दी गई है मेंशन, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं जिला पंचायत 75 उत्तर प्रदेश में वर्तमान में, और क्षेत्र पंचायतों की संख्या कुल है 826। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जा सकता है। वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री कौन है। तो वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, श्री गिरिराज सिंह जो हैं वर्तमान में हमारे ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2001 में 898 था, जो 2011 में बढ़कर कितना हो गया, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा 912। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात था वो था 912। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में डेफिनेटली यह प्रश्न पूछा जा सकता है। वहीं आपका जो 2001 था उसमें लिंगानुपात था आपका 898। तो इसे भी आप याद रखिएगा, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। टोटल अगला प्रश्न आपके सामने है 14वां प्रश्न, और जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपका जमाबंदी होता है यह भू अधिकारियों का एक प्रलेख होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा,
जमाबंदी आपका भू अधिकारों का एक प्रलेख होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्य भारत में एक बीघा में मतलब मध्य भारत में एक बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है, आपसे पूछा गया है। जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए कि जो मध्य भारत है उसमें एक बीघा में मतलब एक बीघा में कितने हेक्टेयर होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य भारत में जो एक बीघा होता है वो 2529 मीटर के बराबर होता है। तो आप इसे तो अगर हम हेक्टेयर की बात करें तो हेक्टेयर में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है एक बीघा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जो आपका एक बीघा होता है, आपका जो एक बीघा होता है वह 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। वही अगर मीटर की बात करें तो आपका जो एक बीघा होता है यह लगभग आपका 2529 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो मीटर में भी आपको याद रखना है कि एक बीघा में कितना मीटर होता है, तो 2529 मीटर स्क्वायर होता है आपका एक बीघा में। वहीं एक बीघे में आपका कितना हेक्टेयर होता है, तो एक बीघे में आपका 0.2529 हेक्टेयर होता है। तो ये मान आपको याद रखना, मान आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो डेफिनेटली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। और एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्ड से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक आपका जो ग्राम पंचायत होती है उस ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें हम पंच कहते हैं। तो 7 से लेके 17 सदस्य होते हैं पंच में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, 7 से लेके 17 सदस्य। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक यानी कि मीटिंग होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम आपकी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए 2। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 बैठक होनी चाहिए। तो इसके बारे में आपको याद रखना, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपके सामने है वो है मनरेगा से। तो मनरेगा के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सामग्री संगठन के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात कितना होता है मनरेगा स्कीम में। तो मनरेगा में जो है आपका और निधिकरण का जो अनुपात होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का, वह कितना होता है, तो 75:25 होता है। यानी कि 75% निधिकरण करती है आपकी केंद्र सरकार और 25% आपकी करती है राज्य सरकारें। इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में यह जो अनुपात आपका हो जाता है वो यह अनुपात आपका 90:10 का हो जाता है। यानी कि पूर्वोत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ ईस्ट में यह अनुपात 90:10 का 90 आपका इन्वेस्ट करती है केंद्र सरकार और 10% आपका इन्वेस्ट करता है राज्य सरकार है। जैसे भी आप याद रखिएगा। बात यहाँ पे और यहाँ पे मैदानी क्षेत्रों की हो रही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 75:25 यानी कि 75:25 यानी कि 75 आपका केंद्र सरकार, 25 आपका राज्य सरकार। आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आपका विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे मिड डे मील कार्यक्रम की बात हो रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवार्षिक आधार पर। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का जो आकलन है वो आपका अर्धवार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही जवाब हो जाएगा। डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो धरातल की मापें प्रचलित हैं उनको यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका 20 बिस्वा जो होता है 1 बीघे के बराबर होता है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे है। 20 बिस्वा आपका 1 बीघे के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। और 1 बीघे में आपका 55 × 55 गज होता है, यह भी आपका बिल्कुल सही दिया गया है। 1 बीघे में आपका 55 × 55 वर्ग गज होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा।
वहीं 20 कचवांशी में आपका 1 विश्वांशी होता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं आपका जो डी वाला ऑप्शन है यह आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पे 20 विश्वांशी आपका 10 विश्वांशी के बराबर नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका गलत जवाब है, यानी कि डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है, लेकिन आपके ऊपर के जो तीनों हैं वे सही सुमेलित हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, उजाला योजना कब शुरू की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपकी जो उजाला योजना थी इसको शुरू किया गया था कब? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस योजना को आपको शुरू किया गया था 1 मई 2015 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मई 2015 को आपकी उजाला योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिटेल भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। उजाला का पूरा नाम होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, यानी कि उजाला यह भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके। इस योजना को बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये डेट आपको याद रखनी है और इसका पूरा नाम भी आप याद कर लीजिएगा, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, और इसको जो है आपका बचत लैंप योजना के स्थान पर शुरू किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 मई 2015। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो आपका यह लगभग 2016 में शुरू किया गया था आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका डिटेल भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 21 फरवरी 2016 को आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से सुदृढ़ क्षेत्रों के रूप में रूपांतरित करना इस योजना का मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जो राजस्व न्यायालय है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो राजस्व न्यायालय है उसकी जो न्यायिक शाखा, उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की न्यायिक शाखा कहाँ पर अवस्थित है, आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद है उसकी जो न्यायिक शाखा है आपको मिलेगी प्रयागराज में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की जो न्यायिक शाखा है वह अवस्थित है। वहीं अगर आपसे प्रशासनिक शाखा पूछ ले इसकी कहाँ पर है, तो राजस्व परिषद की जो प्रशासनिक शाखा है वो आपको लखनऊ में मिलेगी, लेकिन न्यायिक शाखा आपको मिलेगी प्रयागराज में। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ पर की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की जो स्थापना थी यह प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में की गई थी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा उत्तर प्रदेश में जो राजस्व परिषद की स्थापना थी यह 1831 ईस्वी में हुई थी। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। आज के क्विज का हमारा लास्ट प्रश्न है सेट का, उत्तर प्रदेश का जो राजस्व परिषद उसके संदर्भ में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए, कुछ तथ्य दिए गए हैं उसकी संरचना के बारे में, उसके जो स्ट्रक्चर है राजस्व परिषद का उत्तर प्रदेश का, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दिए गए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपका। तो आइए देख लेते हैं। इसमें जो है राजस्व परिषद में केवल एक सदस्य होता है, मतलब एक अध्यक्ष होता है। यहाँ पे अध्यक्ष है तो एक अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। इसमें 2 प्रशासनिक सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 7 न्यायिक सदस्य होते हैं, यह भी आपका बिल्कुल सही है। यानी कि जो आपका राजस्व परिषद होता है उसमें आपका एक अध्यक्ष होता है, 2 आपके प्रशासनिक सदस्य होते हैं और आपके 7 इसमें न्यायिक सदस्य होते हैं। यानी कि इसमें से जो सभी कथन दिए गए हैं आपके बिल्कुल सही हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो हमारा सेट है, सेट नंबर 3 ग्रामीण परिवेश का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।